डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, उसमें आपको मैंने टेम्परेचर तक बता दिया था। एबायोटिक फैक्टर बता रहा था, तो एबायोटिक फैक्टर में आपको टेम्परेचर तक हमने कर लिया था। ओके, आज के इस वीडियो में ऑडियो वीडियो मिक्स वीडियो जो है, उसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में आज डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, और वो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में चूँकि पॉइंट मिस ना हो, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा डिटेल बात करेंगे, और एनसीईआरटी के अलावा भी इस पर हम कुछ कंसेप्ट देंगे। तो पहले तो आप एनसीईआरटी को देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, एनसीईआरटी में हेडिंग दिया हुआ है वाटर, यानी कि नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, आप एक्चुअली में ये जानिए कि ये लाइन जो है ना, इस लाइन का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि वाटर में ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दे लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ए देगा ऑक्सीजन, बी देगा वाटर, सी देगा ऑक्सीजन एंड वाटर, डी देगा ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर लगाना है। ओके, क्योंकि वाटर अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन भी नहीं आता। ओके, तो कहता है कि ये चीज़ें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, उसी में देखिए आगे लिखा हुआ है, इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। देखिए यही बात है, एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। ठीक है, यानी कि ये जिंदगी जिया नहीं जा सकता है बिना वाटर के। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम, बिना वाटर के कोई भी एक्ट नहीं करते। बिना वाटर का कोई भी एक्ट नहीं करता, यानी कि जितने भी इंजाइम्स हैं, ऑल डाइजेस्टिव इंजाइम बिलोंग्स टू ए स्पेशल ग्रुप ऑफ इंजाइम नोन एज हाइड्रोलेजेस। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिखिए, स्पेशल लिखिए। जो बात मेरे से सुन रहे हैं उसको स्पेशल लिखिए कि ये सारे डाइजेस्टिव इंजाइम किस ग्रुप के होते हैं, हाइड्रोलेजेस ग्रुप के। हाइड्रोलेजेस ग्रुप का मतलब होता है वैसा इंजाइम जो बिना वाटर के काम ना करे। यानी सारे के सारे डाइजेस्टिव इंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब सोचिए, अगर वाटर ना हो तो हमारे आपके बॉडी में क्या होगा, ठीक है, डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एसिमिलेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक मतलब रिएक्शन नहीं होगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो सब कुछ क्या होगा, फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला लाइन में देखते हैं। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली ए स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लाइव देयर। कहता है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डेजर्ट में सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए डेजर्ट में रहने वाले प्लांट में क्या होती है, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट में एक एडेप्टेशन होती है। उनके जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, उनके जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी कि उनके जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो बहुत डेप्थ तक, ठीक है, ग्रो करते हैं। यानी कि डेजर्ट प्लांट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू पाया जाता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो इट्स अवेलेबिलिटी is so limited in desert that only a special adaptation make it possible to live there. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. You might think that organism living in oceans, lakes, rivers should not face any water related problem, but it is not true. कहता है कि ये सोचा जाता है, ये एक जनरल परसेप्शन है कि जो मतलब ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं,
ठीक है, लेक में रहते हैं यानी कि झील में रहते हैं, नदी में रहते हैं, वो वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते क्योंकि उनके लिए वाटर मतलब एकदम असीमित मात्रा में है। ये बिल्कुल गलत सोच है। कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में भी, ठीक है, मतलब वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, वाटर की क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, वाटर में वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, वाटर का पीएच क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। तो कहता है पीएच ऑफ वाटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर मीन्स क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, ठीक है, ये जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन यानी पानी में जो है उसको हम लोग पार्ट्स, ठीक है, पर 1000 यानी कि सैलिनिटी को हम किस में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5। कहता है 5 इनलैंड वाटर में ये 5 से कम होता है, ठीक है, सी वाटर में ये 30 से 35 होता है, और कहता है कि हाइपरसेलाइन लेगून्स मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो, और प्राय ऐसे ही लेगून से क्या करते हैं अपना लोग नमक बनाते हैं, ठीक है, नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइपरसेलाइन लेगून में क्या होता है, मोर देन 100 यानी 5 से कम किसमें, 5 से कम इनलैंड वाटर का मतलब फ्रेश वाटर, याद रखिएगा, ठीक है। 30 से 35 सी वाटर में, और हाइपरसेलाइन सॉइल में लेगून्स में कितना, 100 से ज़्यादा। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, आपको मैंने टेम्परेचर में बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके उसको क्या बोले थे, यूरीथर्मल, और जो ऑर्गेनिज्म लो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करे उसको क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल, ठीक है, यानी कि स्मॉल रेंज। तो यहाँ भी क्या है, जो हाई रेंज ऑफ, ठीक है, सलाइन वाटर को क्या करे, सैलिनिटीज़ को जो टॉलरेट करे उसको बोलेंगे यूरी हेलाइन, और जो लो रेंज को, नैरो रेंज को टॉलरेट कर सके, नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सके उसको क्या बोलेंगे, स्टीनो हेलाइन, ठीक है जी। तो देखिए आगे क्या है, सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ यूरी हेलाइन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूरी हेलाइन, बट अदर आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज कॉल्ड स्टीनो हेलाइन। Many freshwater animals cannot live for long in sea water, ठीक है, कहता है फ्रेश वाटर जो एनिमल है, ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक सी वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा, और सी वाटर का जो एनिमल है बहुत लंबे टाइम तक किस में सर्वाइव नहीं करेगा, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा। कैन यू थिंक व्हाट हैपन इफ दीज अपोजिट कंडीशन अराइजेस। तो इसका जवाब सुनिए, अगर फ्रेश वाटर, ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को लंबे टाइम तक अगर हम समुद्र में छोड़ दें तो क्या होगा जी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में मेराइन वाटर क्या है, हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा जी, पानी, ठीक है, पानी क्या होगा, ठीक है, हाइपोटोनिक से निकल के हाइपरटोनिक में जाएगा, यानी कि उस फ्रेश वाटर जीव के बॉडी से पानी निकल के कहाँ चला जाएगा, समुद्र के वाटर में, और उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा, ये मतलब फ्लैसिडिटी होगी। यानी इसी फ्लैसिडिटी को अगर प्लांट के केस में बोले तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, यानी वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा यानी उससे वाटर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस में हमेशा क्या होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन में जाता है। तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, उसके अंदर का क्या है, मीडियम, ठीक है, हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, सॉल्ट का या जो भी है मिनरल्स का, और जो सी वाटर में है वो कंसंट्रेशन NaCl का क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कहता है क्या होगा जी, ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक कंडीशन टू हाइपरटोनिक कंडीशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब आइए, कहता है लाइट के बारे में,
अच्छा, उसको स्टेनोथर्मल बोल दिए, क्लियर है पॉइंट। पहले तो अब रुक जाइए, अब एग्जाम्पल में आ जाइए। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, ये तो बोल दिए थे, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। अच्छा, इसका ठीक उल्टा क्या है, जो सी वाटर है, सी वाटर एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों? सी वाटर एनिमल के बॉडी में जब आप उसको फ्रेश वाटर में रखते हैं तब भी सी वाटर के अंदर के मीडियम क्या है, हाइपरटोनिक, ठीक है। और उसको रखे किस में, आपने फ्रेश वाटर में। तो अब बताइए, अभी यहाँ भी क्या होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सी वाटर जो एनिमल है उसमें क्या होगी, स्वेलिंग आएगी, उसमें क्या होगी, स्वेलिंग आएगी। और स्वेलिंग आएगी यानी वो फूलेगा, तो फूलेगा तो क्या होगा जी, ठीक है, यानी कि स्वेलिंग आएगी, वो फूलेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि वो एंड का सेल क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप फ्रेश वाटर एनिमल को सी वाटर में रखते हैं तो यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, और जब उल्टा, जब फ्रेश वाटर एनिमल को सी वाटर में रखते थे उसमें एक्स ऑस्मोसिस हो रहा था। एक्स ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, फ्लेसिडिटी, और एंड ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, टर्जिडिटी। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आइए इसी एनसीईआरटी का जो अगला पार्ट है, ठीक है, इसके वाटर के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। तो लाइट के बारे में देखना है। कहता है, सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखिए सीधा सीधी बात है कि लाइट का जो रेंज है, वो विजिबल लाइट का जो रेंज है वो है 400 से 700 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट का जो ये रेंज है, इसी के रेंज के बीच में एक पार्टिकुलर रेंज होता है, उसको उससे स्टिमुलेट होता है कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का एक पार्टिकुलर सेंटर स्टिमुलेट होता है। आपको पता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्लोरोफिल का जो सेंटर, जो पॉइंट एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं फोटो सेंटर 2 या, ठीक है, रिएक्शन सेंटर 2। और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट से क्लोरोफिल का जो पॉइंट स्टिमुलेट होता है, जो पॉइंट स्टिमुलेट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो पॉइंट स्टिमुलेट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, फोटो सेंटर 1 या रिएक्शन सेंटर 1। तो P700 रिएक्शन सेंटर 1, P680 रिएक्शन सेंटर 2, यानी P680 का मतलब फोटो सिस्टम 2, P700 का मतलब रिएक्शन सेंटर 1 यानी कि फोटो सिस्टम 1। क्लियर है पॉइंट। तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन तो इसी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। किस पे, PS1 पे, PS2 पे। इसको याद रखने का एक तरीका बता दूं आपको, मैंने पहले बताया होगा, लेकिन जो वीडियो जो ये मेरा पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि PS1 और PS2 ये जो बात है, PS1 और PS2, इसको याद रखने के लिए क्या है, P680 में 0 के बाद 2 डिजिट है, वो हो गया PS2। P700 में 0 के बाद 1 डिजिट है, वो हो गया ये 0 के बाद 1 डिजिट है, दोनों 0 हटने के बाद 1 डिजिट, उसको बोलेंगे PS1। ऐसे दिमाग में रखिएगा। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ठीक है, लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में वही बता रहे थे कि सिंस प्लांट प्रोड्यूसेस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, ठीक है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। मेनी स्पेसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees, by tall canopied tree। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या है, कहता है कि बड़े बड़े प्लांट का जो कैनोपी होता है ना, वो छोटे जो लेवल के जो प्लांट होते हैं उनको ऊपर बढ़ने नहीं देता है।
तो सवाल ये उठता है कि जो छोटे लेवल पे, यानी कि जो छोटे प्लांट हैं जिनको लाइट मिलती नहीं है, वो एडेप्टेड हो जाते हैं धीरे धीरे लो फ्रीक्वेंसी यानी कि डिम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए एडेप्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड सर्ब्स growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition. Clear है point? Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. ठीक है, अब देखिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोपेरियोडिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोपेरियोडिज्म। आपने +1 में पढ़ा होगा। +1 में आपने क्या पढ़ा? ग्रोथ एंड मूवमेंट चैप्टर में, कि फोटोपेरियोडिज्म का मतलब होता है डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द फ्लावरिंग। इसके आधार पे आपने प्लांट को 5 ग्रुप में बांटा था, याद होगा आपको। ठीक है, कहता है कि डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपेरियोडिज्म। इट वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो आप कहिएगा फोटोपेरियोडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय गार्नियर एंड एलार्ड। फोटोपेरियोडिज्म was discovered by Garnier and Allard। और कहता है ये गार्नियर और एलार्ड साहब ने फोटोपेरियोडिज्म डिस्कवर किया था। कहता है फोटोपेरियोडिज्म यानी लाइट के फ्रीक्वेंसी के आधार पे प्लांट क्या होता है? 5 तरह का। अगर 12 घंटा से कम लाइट फ्लावरिंग के लिए किसी को रिक्वायर्ड हो, किसी प्लांट को या किसी प्लांट के ग्रुप को, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। 12 घंटा से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, कहता है अगर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो तो उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। कहता है किसी के जुवेनाइल स्टेज में यानी जर्मिनेशन स्टेज में अगर हाई लाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, 12 घंटा ज़्यादा लाइट चाहिए, और बाद में उसको रेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल के लिए शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन चाहिए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। और जस्ट इसका उल्टा यानी कि जुवेनाइल स्टेज में शॉर्ट चाहिए और बाद में उसको क्या चाहिए? लॉन्ग लाइट चाहिए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर है पॉइंट? तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपेरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। फॉर मेनी एनिमल टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। ठीक है, एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉर्जिंग। फॉर्जिंग मतलब क्या होता है मालूम है? फॉर्जिंग का मतलब देखो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है सर्चिंग ऑफ फूड। ठीक है, फॉर्जिंग का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ फूड। तो सर्चिंग ऑफ फूड में क्या होता है? दिन के टाइम में वो फूड को सर्च करते हैं, इकट्ठा करते हैं और रात में उसको खाते हैं। ठीक है, फिर कहता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है कौन? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है यही लाइट। ठीक है, मतलब जनरली देखा गया है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है कि डिफरेंट एनिमल का, वो डिम लाइट में होता है, वो रात में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, अब आइए कहता है एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़। कहता है माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ भी लाइट पे डिपेंड करता है। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे सीजन हैं जिसमें 7 समंदर पार से, ठीक है, क्रेन पक्षी आ रही है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह, जो 7 समुंदर पार करके इंडिया में आते हैं। वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ही तो आते हैं। ठीक है, तो वो उसका क्या है? माइग्रेटरी एक्टिविटी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड with that of temperature since the sun is the source for both। ठीक है, ऐसे भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। लिख लीजिए आप सुन के, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज, ठीक है, आपको बोलना है सनलाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द इकोसिस्टम इज सनलाइट। सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? आइए, बट डीप, ठीक है, यानी कि 500 मीटर से नीचे इन द ओशन द इन्वायरमेंट इज परपेचुअली डार्क एंड इज द इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ celestial source of energy called sun। What then is this source of energy?
द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. द यूवी कंपोनेंट of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the colored component of the visible spectrum are available for marine plant animal. ओके, देखिए इसमें क्या है सो बताएं आपको. कहता है कि कोई भी डीप लेक लीजिए, मतलब डीप लेक का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, या आप समुद्र का एग्जाम्पल ले लीजिए. मैं आपको बताऊं उसमें 4 जोन होते हैं, पहले आपको बता चुका हूँ. जो ऊपर वाला जोन होता है ना, किनारे वाला जोन, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सी शोर बोलते हैं, ठीक है, उसको वैज्ञानिक भाषा में, उसको साइंटिफिक वे में, बायोलॉजिकल वे में उसको बोलते हैं, ठीक है, लिटोरल जोन. जहाँ तक लाइट जाती है उसको बोलते हैं पिलेजिक जोन. क्या बोलते हैं? पिलेजिक जोन. उसको बोलते हैं पिलेजिक जोन. जहाँ तक लाइट जाती है उसको क्या बोलते हैं? पिलेजिक जोन. ठीक है. और कहते हैं ये जो पिलेजिक जोन जो होता है, ठीक है, यानी कि पिलेजिक जोन जो होता है, ठीक है, यानी कि लाइटेड जो जोन होता है, उस जोन का एक और नाम है यूफोटिक जोन या फोटिक जोन. उसमें क्या होता है जी? कहता है उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिव ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है जी, बट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. कहता है उसके ठीक नीचे अंदर डीप तक एक जोन होता है, उसको बोलते हैं प्रोफाउंडर जोन या एब्साइसल जोन. इसको याद रखिएगा, ए से अंधेरा, ए से एब्साइसल. ऊपर वाले को याद रखिएगा पी से प्रकाश, पी से पिलेजिक. और किनारे वाले को याद रखिएगा एल से लिटोरल, एल से लहरें आती हैं जाती हैं. ये दिमाग में रखिएगा. क्लियर है? लहरें आती है और जाती है. ठीक है. और सबसे नीचे बॉटम एरिया होता है, बी से बॉटम, बी से बेंथोइस. क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यही था आपका यहाँ तक. द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ये आपको बता ही दिए. अब आइए, कहता है कि एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशन एमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड टू द डीपेस्ट वाटर. ठीक है. वाई? कहता है वाटर करंट से बचने के लिए, जो कि एकदम अंदर का जो वाटर का ये है ना, वो शांत है. ठीक है. और अंदर पाए जाने का एक और कारण है कि अधिकांश ये होते हैं फिलामेंटस. ठीक है, जिससे रेड एल्गी है. ठीक है. तो रेड एल्गी में फ्लैजिलर स्टेज होता ही नहीं है, तो वो चिपक के सेडिमेंट्री मोड ऑफ लाइफ को जीते हैं. ठीक है. अब आइए सॉइल. एनसीईआरटी के अनुसार आपको सॉइल बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन मैं सॉइल पे एक अलग से लेक्चर वीडियो लूँगा आगे. देखिए सॉइल क्या है. कहते द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस. देखिए सबसे पहला क्या? क्लाइमेट. दूसरा क्या? वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि पेरेंटल रॉक्स को तोड़ने का प्रोसेस, डिकम्पोज करने का प्रोसेस. ठीक है. वेयर वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री. ठीक है. कहता है कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेड हो या सेडिमेंट्री, यानी एक स्थान पर जमा हुआ हो. ठीक है. एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ठीक है, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine a large extent of the vegetation in any area. This is in turn dictates the type of animal that can be supported. Similar in the aquatic environment, the sediments characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive there. देखिए इसमें कोई सॉइल का अपना कोई प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस नहीं किया गया. ठीक है. तो ये जो सॉइल प्रोफाइल का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है. इसमें सिर्फ रहने वाले ऑर्गेनिज्म के मतलब लेयर, किस लेयर में किस ढंग से होते हैं और किस नेचर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको सिर्फ बताया गया है. ठीक है. तो ये सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इसके अलावा जो सॉइल पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो वाटर पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगले के वीडियो में. यानी कि इतना हम लोग करने के बाद अगले वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे? ठीक है, मतलब किसके साथ? ठीक है,
किसी और हेडिंग के साथ, लेकिन अगला हेडिंग जो हम डालेंगे वो रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर डालेंगे। उसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 4 चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मतलब एडेप्टेशन क्या होता है, फिर उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड, ये क्या होता है, कहते हैं ये इनका है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, यानी एबायोटिक फैक्टर के प्रति कैसा कैसा रिस्पॉन्स है, किसका क्या है, उसी को तो पढ़ना है। ठीक है, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और अगला वीडियो लेक्चर जो होगा वो बोर्ड पे आपको मतलब डिस्कस करते हुए डालेंगे। ये पॉइंट जो था ये छोटा छोटा पॉइंट था और इसमें कोई पॉइंट छूटे नहीं, इसलिए मैंने इसको ठीक है ऑडियो वीडियो मिक्स करके बनाया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।